कल आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1, कल बताया आपको, और उसी में का ये पार्ट जो है क्लास 11 का जीव विज्ञान, सजीवों में विविधता। सजीवों में विविधता की संकल्पना के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस सजीवों में विविधता की संकल्पना को परिभाषित करने के लिए इसमें लिखा है, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जो हमारे चारों ओर जो वातावरण में तरह तरह के जीव हैं, जो पक्षी हैं, अन्य प्रकार के जीव हैं, कीट हैं, इन्हीं की उपस्थिति जो देखी जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। जीवों की प्रत्येक किस्म एक जीव जाति कहलाती है। जो जीवों के अंदर एक किस्म होती है, प्रत्येक किस्म होती है, जैसे अगर मछली को ले लिया जाए, वो भी एक जाति में आएगी, जीव जाति कहलाएगी। मानव हो गया, पशु हो गया, इस तरह की जो विभिन्न जातियां हैं, उनकी जो किस्म होती है, एक किस्म होती है, उनको एक जीव जाति के रूप में, यानी जीव उस जाति के नामकरण से उसको जानते हैं कि यह एक उस जाति का यह जीव होता है। इन्हीं जीवों की एक बहुत बड़ी संख्या के अध्ययन से जीव जगत में विविधता का ज्ञान होता है। अब जीव जगत यहाँ दे रहा है कि जीव जगत यानी संपूर्ण विश्व में जो जितने भी जीव हैं, उसमें इंसान से लेकर के अति सूक्ष्म जीव, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, अति सूक्ष्म का मतलब जिसे आप नग्न आँखों से न देख सकते हो, उन्हीं पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड कहले, विश्व कहले कि जीव जगत में ज्ञान जो होता है, विविधता का जो ज्ञान हम करते हैं, वो इस संकल्पना के द्वारा ही हम वैज्ञानिकों के द्वारा जान सकते हैं। इसका अध्ययन तीन स्तरों के आधार पर किया जा सकता है। पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता, और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र का विविधता। अब देखते हैं कि आनुवंशिक विविधता, जैसे कक्षा 10 में आपने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा होगा। हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और इसको अच्छी तरह से आपको याद होगा कि 10 में आपने पढ़ा होगा कि डीएनए जो होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसी डीएनए के आधार पर आनुवंशिकता के बारे में हम जानते हैं। यही डीएनए टूट करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ियों तक यह जो है डीएनए ट्रांसफ़र होता रहता है, और उसी के आधार पर ये हम सजीवों की विविधता की संकल्पना जो 3 स्तर बताया जा रहा है, इसमें पहला हमारा जो है आनुवंशिक स्तर होता है। इसके आधार पर हम उस विविधता के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है जातीय विविधता। तो जातीय विविधता में तमाम तरह की, अभी यहाँ देख रहे हैं, मैं बताया कि जो प्रत्येक किस्म की जीव होते हैं उनको एक जाति से ही देखा जाता है। तो इन जातियों का 10 में आप वर्गीकरण पढ़े होंगे। वर्गीकरण इसी के आधार पर किया गया कि जाति, समूह, वर्ग, इसमें बांट करके और प्रत्येक जीवों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। नहीं तो दुनिया में इतने जीव हैं जिनके बारे में आसानी से अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता है। तो इसको दूसरा विविधता को जानने के लिए जातीय विविधता के माध्यम से हम जान सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, जो परिस्थितियाँ, वातावरण, क्लाइमेट के अनुसार जहाँ रहने के लिए जीवों का एक समय के साथ परिस्थिति उनके साथ जो रहती है, उस स्थिति में
उन जीवों के तंत्र को, उस रहने के तंत्र को, सिस्टम को हम उस विविधता के बारे में भी जान सकते हैं। आइए हम देखते हैं जानकारी के लिए आपको विश्व में पाई जाने वाली पादप यानी पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की जातियों की लगभग संख्या क्या है। जो वैज्ञानिकों ने अब तक आंकड़े दिए हैं पूरे विश्व पटल पर कि हमारे इन्हीं विविधताओं के आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वर्ग लिखे हैं, हम जाति लिखे हैं। ये कीटों की संख्या नहीं है, इनकी जातियों की संख्या है। ये जातियों की संख्या है, ये वर्ग अभी तो सामान्य रूप से आपको बस बताने के लिए ये लिख दिया गया है कि विश्व स्तर पर पाए जाने वाली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने वर्ग में कि इतनी जातियाँ जब पूरे विश्व में पाई जाती हैं तो इन कीटों की संख्या कितनी हो सकती है, इन पादपों की संख्या कितनी हो सकती है, या कल्पना मात्र किया जा सकता है, संख्या काउंट नहीं की जा सकती। देखते हैं हम कीट, जो कीट होते हैं, जो कीट पतंगे कहे जाते हैं, इनकी संख्या 10,25,000, इनकी जातियों की संख्या 10,25,000 है। उसी तरह से पादप यानी पौधों की संख्या आप देख सकते हैं, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख के आसपास 2,70,000। तो अब मत्स्य यानी मछली को देखेंगे 26,959, ये लगभग संख्या है, याद रखेंगे, ये एक्यूरेट संख्या नहीं होती है, ये लगभग संख्या होती है। नई जातियाँ खोजी जाती हैं, नई जातियाँ मिल जाती हैं तो उनको फिर जो है अध्ययन कर लिया जाता है। मत्स्य यानी मछली के रूप में जो है इतनी हमारी संख्या 26,959। और सरीसृप रेंग कर चरने वाले जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, वर्ग होते हैं, उनका जो है संख्या 7,150 है। उभयचर उसे कहते हैं जो जल में भी और स्थल में भी, जैसे मेढक होता है, जल में रह लेता है और मिट्टी पर भी, जमीन पर भी रह लेता है। ऐसे जो जीवों का आंकड़ा आया है जातियों का, उनकी संख्या जो है 9,700 है। और पक्षी जो सामान्य रूप से पक्षी है सारी, ये उभयचर का जो है 4,780 है, पक्षी का 9,700 है। स्तनधारी जंतु 4,650, जीवाणु 4,000 और विषाणु 1,500। ये लगभग इतनी इनकी जातियां हैं। अब इनके जातियों में, इनका समूह में कितने कितने आप देख सकते हैं कीटों का समूह, कई हजारों के समूह में जो है कीट एक साथ रहते हैं, तो इनकी एक्यूरेट संख्या आज तक कंफर्म नहीं हो सकती है। तो इतनी इनकी जातियां हैं और इन्हीं जातियों के आधार पर हम सब इसको, विविधता को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी का एक और पॉइंट है विविधता के में क्रमबद्धता। अब ये क्रमबद्धता क्या है? जीवों में इतनी विविधता होते हुए भी संपूर्ण जीव जगत को एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप देने हेतु पारस्परिक समानताओं और एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन की सहायता से छोटे व बड़े समूहों, यहाँ अंडरलाइन देख लेंगे, समूह और वर्ग में विभक्त किया गया है। आपने जब वर्गीकरण वहाँ पढ़े होंगे 10 में, तो इस बात को ध्यान से आप अध्ययन कर लीजिए कि जीवों में इतनी विविधता होते हुए भी, यानी जितने जीव हैं आपने देखा कितनी विविधता है इनके अंदर, होते हुए भी संपूर्ण जीव जगत को, यानी पूरे विश्व के संपूर्ण जो जीव जगत को एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप देते हुए पारस्परिक समानताओं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन की सहायता से छोटे व बड़े समूहों वर्गों में विभक्त किया गया है। अब देख सकते हैं, इसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे पक्षी है, तो इसमें विभिन्न जातियों को एक समूह में बांध दिया। विभिन्न जातियों, पक्षी में आप देखेंगे, पक्षी में कोई भी चीज़ ले लें आप, कौवा ले लें, तोता ले लें, इस तरह के गौरैया ले लें, जो भी आप पक्षी को लेंगे, मोर ले लें, ऐसे चीज़ों को एक शब्द में यानी एक समूह में बांटने का, वो जोड़ने का काम किए कि इसको पक्षी कह दिए। दूसरी चीज़ देखेंगे कि और
डिवाइडेशन जब किया, जब उन्होंने इसको देखा तो दो ग्रुप बांटा पहले, एक तो रीढ़ की हड्डी वाला, रीढ़ की हड्डी वाला, और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाला। यानी इसको रीढ़ की हड्डी वाले को केसरकीय जंतु कहते हैं, और बिना रीढ़ की हड्डी वाले को अकेसरकीय जंतु कहते हैं। अकेसरकीय जंतु। अब इसमें ये तो मूल पॉइंट हो गया। जैसे पक्षी में आपने देखा, अभी एक पक्षी का नाम मैं दे रहा हूं, चमगादड़। चमगादड़ जो है ये पक्षी होते हुए भी स्तनधारी में आता है। चमगादड़ ऐसा पक्षी है कि पक्षी होते हुए भी इन सारी चीज़ों की तरह उड़ सकता है, सब कुछ करता है, लेकिन यह स्तनधारी में आता है। यानी यह अगर समूह की बात करेंगे तो स्तनधारी में इसको रखा गया, इसलिए कि यह चमगादड़ जो है अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाता है। तो इसके इसी तरह से तमाम जीवों को स्तनधारी जंतु कहले, जो इस तरह के ग्रुप समूह बनाए गए हैं, तो इसी विविधता को क्रमबद्धता के लिए कि आज के परिवेश में अगर पूरे जीवों को ज्ञान करने का प्रयास किया जाए, तो यदि उसका समूह, उसका वर्ग में अगर विभक्त नहीं होंगे तो शायद यह संभव नहीं हो पाएगा कि हम कैसे उसको डिवाइड करके जान पाएंगे। इसी में तमाम तरह का वर्गीकरण होता गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, पक्षी वर्ग। तो इसमें जैसे इसमें देख रहे हैं वर्ग का कि कीट वर्ग हो गया, पादप हो गया, मत्स्य हो गया, यानी जो एकदम टोटल पूर्ण रूप से जल में रहने वाला, सिर्फ रेंग करके चलने वाला जीव होता है, उभयचर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ आपको देख रहे हैं स्तनधारी जंतु। अब स्तनधारी जंतु की बात करेंगे तो चमगादड़ को इस ग्रुप में हम रख सकते हैं। और जीवाणु, विषाणु, जिसके बारे में आज के परिवेश में जानना बहुत आवश्यक है, तो यह आपके टॉपिक में है, आगे इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसको आप सजीवों में विविधता की परिकल्पना इसी माध्यम से आप जान सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पॉइंट है जातियों की संकल्पना। जातियों की संकल्पना के बारे में बता दें, यह वर्गीकरण की मूलभूत इकाई होती है। जो वर्गीकरण हम लोगों का माना जाता है, जो वर्गीकरण पीछे आपने पढ़ा होगा, इसमें मूलभूत इकाई होती है। इसलिए जाति ऐसे जीवों का समूह है जिसका विकास एक ही पूर्वज से होता है। पूर्वज, यहाँ शब्द आया है पूर्वज, यानी कह रहा है कि जाति ऐसे जीवों का समूह है जिसका विकास एक ही पूर्वज से होता है। एक ही पूर्वज उसे कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता पिता से दादा, दादा से परदादा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलता रह जाता है उसी जाति का, तो उसको पूर्वज कहते हैं। इसका विकास उस जाति का उसी से होता है, उसी के पूर्वज से होता है। ये संरचना हम कार्यों में अत्यधिक समानता रखते हैं, यानी जो जाति बनती है इसकी संरचना, जैसे आप किसी एक जाति को ले लें, बाघ को ले लें, गाय को ले लें, मोर को ले लें, वो किसी जाति को ले लें, उनकी संरचना और कार्य दोनों में अत्यधिक समानता होती है। यानी दोनों संरचना यानी बनावट और कार्य उनका, जैसे गाय को देखेंगे वो शाकाहारी है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आएगी वो शाकाहारी होगी, यानी उसका कार्य है। शेर को देखेंगे, बाघ को देखेंगे, चीता के देखेंगे, उसकी संरचना, उसकी बनावट एक जैसी आएगी, उसका कार्य भी जो उसकी पीढ़ी वाले करते रहे हैं। तो कह रहा है अत्यधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो समानता रखते हैं तथा एक जाति के सदस्य आपस में संकरण करने में सफल रहते हैं। संकरण का यहाँ अर्थ बता दें, संकरण का मतलब होता है कि अपने जैसा जीव को पुनः पैदा कर देना, अपने जैसा जीव को पुनः पैदा करना,
ये संकरण की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो कह रहा है कि एक जाति के सदस्य आपस में एक जाति के सदस्य, यानी बाघ का बच्चा, बाघ जब पैदा होता है तो वो संकरण के द्वारा होता है। गाय का, कोई भी एनी आओ किसी जाति का बात करते हैं किसी पर जाति में, तो उनका संकरण करने में सफल रहते हैं। उस ऐसी स्थिति में वो जाति पुनः जो है पूर्वजों के अनुकूल वो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ी इसी तरह से चलती रहती है। जाति शब्द का जो प्रयोग है वो जॉन रे, यहाँ देख रहे हैं, जॉन रे वैज्ञानिक का नाम है। सबसे पहले उन्होंने किया था, मतलब जाति का को मतलब जैसे ही नामकरण कर लिया जाए, जाति का पहला शब्द उन्होंने दिया तो उनका नाम है जॉन रे। अब देखते हैं इसके बारे में कि ये इतना जो वर्गीकरण किया गया अध्ययन की सुविधा हेतु, यानी अध्ययन जो पढ़ने की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे बड़े, अभी पीछे भी मैं बताया, कई छोटे बड़े यानी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े समूहों में स्थापित किया जाता है। छोटे समूह, बड़े समूह में इनको बांट करके अध्ययन के लिए, मैं पिछले वीडियो में बताया कि अगर अध्ययन करने की बात सारे जीवों को एक जगह रख दिया गया था, उनका नामकरण नहीं होता, उनकी जाति नहीं बनती, तो शायद यह संभव नहीं होता कि हम सारी जातियों के बारे में, सारे जीवों के बारे में इतना बेहतर से अध्ययन कर सकते थे। तो ये कह रहा है कि छोटे बड़े समूहों में स्थापित किया जाता है। इन समूहों को वर्गक कहते हैं, वर्गक एवं श्रेणी कहते हैं। दोनों इन पूरा जो समूह होता है इनको वर्गक और श्रेणी कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्णकों से निम्न वर्णकों में, यानी उच्च से निम्न वर्णकों में, ये उच्च हो गया, आगे बताते हैं, निम्न वर्णकों में उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना, उनके लक्षण के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकीय पदानुक्रम या वर्गीकीय श्रेणीबद्धता कहते हैं। फिर से ध्यान दे लें, उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना। जैसे अभी मैं पिछले वीडियो में बताया कि चमगादड़ पक्षी में है लेकिन वो स्तनधारी है, इसलिए उसको स्तनधारी ग्रुप में भी, स्तनधारी समूह में ही रखा गया। तो ये कह रहा है कि उनका लक्षण पक्षी का लक्षण है, स्तनधारी का लक्षण है, व्हेल मछली है, वह भी जो है स्तनधारी जीव मानी जाती है। तो उस तरह से कह रहा है कि लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकीय पदानुक्रम या वर्गीकीय श्रेणीबद्धता कहते हैं। अब देखते हैं कैसे वर्गीकरण होता है। इसको 7 समूहों में बांटा गया, इसी को मैं कह रहा हूँ। ये जो है उच्च, यहाँ आपने देखा कि जैसे ही उच्च वर्गकों से निम्न वर्गकों में ये उच्च वर्गक होता है, यानी और इधर जाते जाते निम्न वर्गक हो जाता है। जगत, इसको 7 खंड में बांटा जाता है। पहले जगत होता है, अब जगत है, जगत के बाद ये संघ है, संघ के बाद वर्ग है, वर्ग के बाद गण है, गण के बाद कुल, वंश और इसके बाद जाति। यहाँ फिर आ गया जाति, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, जातियों की संकल्पना। तो ये अब यहाँ फिर हम देखते हैं कि अब अभी आपने यहाँ देखा कि वर्गीकरण की मूलभूत इकाई भी होती है। तो ये उच्च से निम्न के तरफ, निम्न वर्गों को की तरफ जाता है। तो पूरा जो देखते हैं कि वर्गीय अध्ययन में जीवों का सबसे मौलिक समानता होती है। जाति में देखते हैं इनके अंदर मौलिक समानता होती है। वंश, जैसे आप देखते होंगे, वंश के बारे में आप पढ़ते होंगे, कुल, खानदान जिसको कहते हैं गांव देहात में, गण होते हैं। तो इसी तरह से पूरा वर्गीकरण को 7 भागों में जो है बांट दिया गया। जगत में जो होता है जंतु का वर्गीकीय तंत्र से विभिन्न संघों के सभी प्राणियों की उच्चतम संवर्ग जगत में रखा जाता है। ये उच्चतम संवर्ग इसमें रखा जाता है। और संघ होता है
वर्ग में जंतु जैसे मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है, ये इस ग्रुप में आते हैं। और इसमें प्राइमेटा गण के जो जिसमें बंदर है, गोरिल्ला है, इस तरह के वर्ग में आते हैं। और जाति के बारे में तो और गण में जो होता है ये जाति, वंश तथा कुल तीनों का समान लक्षण पर आधारित होता है। इसमें गण में जो होता है जाति, वंश, इनका तीनों इसमें जो आपको मिलेगा इनका लक्षण इसमें इसी पर आधारित होता है। और उच्चतम वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह पर हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम कुल आता है। कुल को देखते हैं कि अगला संवर्ग कुल है, ये कुल है और इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, कम समानता प्रदर्शित करते हैं। और बाकी अब वो वंश के बारे में जान लेते हैं। वंश में संबंधित जाति का एक वर्ग आता है, एक जाति का वर्ग आता है, इसी को वंश कहते हैं। जिसे आपने देखा होगा वंशवाद, कुलवाद, ये सब चीज़ें जो भाषा बोली जाती है ये निश्चित तौर से इसी का एक रूप है। तो अभी जैसे वंश की बात करेंगे, कुछ जातियों की बात करेंगे। उदाहरण में आपको मैं बता दूं, बिल्ली है, चीता है। बिल्ली चूँकि सर्वाहारी में आती है और उसकी जो चीता की वैरायटी होती है, चीते की वैरायटी होती है, उसी तरह का बिल्ली की वैरायटी होती है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो उनके क्लाइमेट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, जैसे कहा गया है, डार्विन लेमार्क ने, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि वातावरण का भी जीवों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब वातावरण की बात आती है, क्लाइमेट, वो रहने का वातावरण का, रहने का ढंग, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं विविधता आते आते समानता भी उनके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे बिल्ली को और चीता को अगर देखेंगे, उनके अंदर बहुत सारी समानताएं एक जैसी होती है, बहुत सारी समानताएं एक जैसी होती है। लेकिन आपको ऐसे आप मानेंगे कि बिल्ली और चीते में कोई समानता नहीं हो सकती। तो ये सारी जातियों का संकल्पना के बारे में आपको ये बताए और पुनः इसका आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे, नोटबुक बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।